एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन कृषि वित्त एवं सहकारिता के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका क्रेडिट एनालिसिस, ऋण विश्लेषण। कृषि अर्थशास्त्री या फाइनेंसर या बैंक के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने ऋण विश्लेषण के कुछ फार्मूले बताए हैं। इसके अंतर्गत लेंडिंग एजेंसियां, ऋण देने वाली संस्थाएं बारोवर को या उधार लेने वाले व्यक्ति पर्सन या संस्था को ऋण वितरित कर सके, किस मानक के आधार पर किसको कितना ऋण दिया जाए, किसकी कितनी क्षमता है ऋण देने की। इसके क्रेडिट एनालिसिस के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारी ऋण देने वाली जो एजेंसियां हैं, लेंडिंग एजेंसियां हैं, वो ऋण का वितरण करती हैं, चाहे प्राइवेट एजेंसियां हो या सरकारी एजेंसियां हो या बैंक हो। हमारी जो कर्ज देती हैं वो किन मानक के आधार पर, किन मानक के आधार पर कैसे ऋण देती हैं, किस मात्रा में ऋण देती हैं, उसका अध्ययन क्रेडिट एनालिसिस के अंतर्गत करते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों ने इनके 3 फार्मूले बनाए हैं जिनका अध्ययन हम इन टॉपिक में करेंगे। पहला है 3 Rs, 5 Cs एंड 7 Ps। 3 Rs क्या है? पहले हम 3 Rs का अध्ययन करेंगे। आज हम टॉपिक में 3 Rs का अध्ययन करेंगे। 3 Rs क्या है? पहला है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेकेंड रीपेमेंट कैपेसिटी, तीसरा रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, ये आपके 3 Rs के अंतर्गत इन 3 बिंदुओं पर अध्ययन करके आपकी लेंडिंग एजेंसियां ऋण लेने वाले बारोवर को या कर्जदार को ऋण देती है, जिनका अध्ययन हम 3 Rs के अंतर्गत करते हैं। इन 3 स्टेप है, 3 फार्मूलों के अंतर्गत इनका स्टडी करके सीधी लेंडिंग एजेंसियां या ऋण देने वाली संस्थाएं किसी कर्जदार को कर्ज देती हैं। तो पहला हम अध्ययन कर रहे हैं 3 Rs क्या है? रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दूसरा रीपेमेंट कैपेसिटी, तीसरा रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। अब पहले बिंदु पे आ जाइए आप, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हम जिस पर्पज के लिए, जिस कार्य के लिए हम कर्ज देंगे, वह कहाँ खर्च कर रहा है जिससे वह रिटर्न कर सके। इसके कुछ फार्मूले हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। इस फार्मूलों से निकाला जाता है कि जिस पर्पज के लिए या जिस उद्देश्य के लिए उसको ऋण दिया जा रहा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा, और जितना दिया जा रहा है क्या वह इन्वेस्ट करके रिटर्न कर सकेगा। रिटर्न फ्रॉम प्रोफिट इन्वेस्टमेंट। और जहां खर्च कर रहा है उस व्यवसाय का पूरा डिटेल निकालेंगे। उस फार्मूला है हम आपको बताएंगे। तो जहां खर्च कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है उसके बिजनेस से, उसके व्यवसाय से, या उसकी कृषि की प्रक्रिया से उतना वापस हो जाएगा, वह पैसे को वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। इनका अध्ययन रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत करते हैं। कहीं ऐसा नहीं जो है वह पागल दिवालिया की तरह कहीं नाजायज या गलत तरीके से जो इन्वेस्ट कर रहा हो और वह
उस पैसे को जो लेंडिंग एजेंसी को जो रिटर्न ना कर सके। दूसरा, उसकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी उसका जो वापस करने की क्षमता क्या है, उसकी स्थिति देख के अपने आप जान जाते हैं। उसकी स्थिति देख के उसके व्यवसाय क्या है, उसके आय के और साधन क्या है, उसकी क्षमता क्या है, हर महीने या 6 महीने या 1 ईयर में उसका कितना टर्नओवर है, कितनी कैपेसिटी है और कितना रीपेमेंट कैपेसिटी, वह कितना पैसा इनकम कमा के और जो है रीपेमेंट कर सकता है। इसको हम इसमें देखते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है उसका, कौन कौन से व्यवसाय है, उसके आय के स्रोत कहाँ कहाँ से है, किस किस व्यवसाय से कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम रीपेमेंट कैपेसिटी देखते हैं। फिर ये रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, जोखिम सहन करने की क्षमता कितनी है। मान लो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी यह उसका मुख्य बिंदु होता है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, क्योंकि व्यवसाय, एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय हो, यह जरूरी नहीं कि 100% सक्सेस हो जाए। कोई आपदा, क्षण या कोई हानि के कारण उसका व्यवसाय अगर नष्ट हो जाए तो वह जो है रिस्क सहन करने की क्षमता के लिए क्या क्या व्यवस्था बना रखी है। मान लो पहले व्यवसाय करने जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, उसके पास कोई साधन ना हो या रिस्क को सहन करने की, जोखिम उठाने की और कोई उसके पास और कोई साधन ना हो और वह पैसे को रिटर्न ना कर सके और खुद कर्ज से डूब जाए। इसलिए रिस्क बेयरिंग एबिलिटी में वो क्या देखते हैं, उसके पास अपने संसाधन कितने हैं, जिस व्यवसाय को करने चल रहा है उसके लिए अपने संसाधन कितने हैं, और उसके अलावा उस व्यवसाय के अलावा उसके और कोई आय के स्रोत है, और जिस व्यवसाय को करने चल रहा है उसके लिए जो बीमा या इंश्योरेंस, कितने का इंश्योरेंस कराने जा रहा है, उसका कार्य करने का तौर तरीका कैसा है, इंश्योरेंस बीमा कराएगा कि नहीं कराएगा, तो उसकी क्षति होती है या गवर्नमेंट से उसमें कितनी सब्सिडी मिलने वाली, सारे ब्यौरे को जानकर ही रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, जोखिम सहन करने की क्षमता को जानकर ही, 3 बिंदुओं को जानकर ही लेंडर एजेंसियां इन 3 बिंदुओं, यही आपका 3Rs है, 3 बिंदुओं को जानकर ही ऋण देने वाली एजेंसियां या लेंडर एजेंसियां कर्जदार को कर्ज देती हैं, जिसका अध्ययन हम 3Rs में करते हैं। पहला है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जान चुके हो कि वह कैसे रिटर्न करें, जहां खर्च कर रही है वहां से उनका रिटर्न हो जाएगा, और जहां से लिए हैं उनका को वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपके अर्थशास्त्रियों ने जो 3 फार्मूले बनाए हैं, NPW। पहला क्या है, NPW, नेट प्रेजेंट वर्थ, नेट प्रेजेंट वर्थ, एनपीवी का क्या फार्मूला है, इसको कैसे निकालते हैं, एनपीवी NPW नेट प्रेजेंट वर्थ, NPW इक्वल टू समेशन BM माइनस CL 1 माइनस I पावर N, I बराबर 1, N बराबर नंबर ऑफ
Bn क्या है? Bn क्या है? बेनिफिट ईयर, आपका जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम बेनिफिट बीएम से दर्शाते हैं। बेनिफिट ऑफ 1 ईयर, कितने ईयर में आपको बेनिफिट मिल रहा है, कितने ईयर में आपको, हर ईयर में कितना बेनिफिट मिल रहा है। यानी ईयर माने का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 डॉट डॉट एन तक, ETC एन तक, 1 से लेके एन तक हमको कितने साल में, कितने साल के लिए कर्ज दिया जा रहा है, उतना 1 2 3 हर साल का अलग अलग हम बेनिफिट निकालेंगे। उसको हम बीएम से दर्शाते हैं कि आपका बीएम हो गया बेनिफिट इन ईयर, बेनिफिट इन ईयर्स, हर साल का बेनिफिट हम बीएम से दर्शाते हैं। आपका सीएन क्या है? कास्ट ऑफ एन ईयर। सीएन क्या है आपका? कास्ट ऑफ एन ईयर, हर साल कितनी, हर सीएन क्या है? कास्ट ऑफ एन ईयर, हर साल कितनी लागत लगनी है। और बीएम क्या है? कितना बेनिफिट मिलना है, हर साल कितने बेनिफिट मिलना है, जितने केस के प्रपोजल बनाया गया है एक एक ईयर का निकाल के उससे उसको घटाना है। और यह क्या है आपका? जो आपका जो प्रोजेक्ट बना है वह कितने ईयर के लिए है। आपकी जो लैंडिंग एजेंसियां या बैंक किसी कार्य के लिए या कितने ईयर के लिए लोन देती है, वह उसका प्रोजेक्ट ईयर होता है। मान लो 5 साल के लिए जो ऋण दे रहे हैं, 5 साल के लिए ऋण दे रहे हैं, तो इक्वल टू 5 ईयर, यह प्रोजेक्ट ईयर कहलाता है। प्रोजेक्ट ईयर का मतलब है कि कितने साल के लिए बैंक कर्ज दे रही है। और आपका आई क्या है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट। आपका आई इक्वल टू इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट। आप ये आपका एनपीडब्ल्यू कैसे निकालेंगे, आप प्रेजेंट वर्थ कैसे निकालेंगे। समेशन का मतलब है इनको टोटल को जो आप ऐसे आप चार्ट बनाएंगे बीएन माइनस सीएन करते हुए 1 माइनस आई इक्वल टू एन को, इस तरह से हम इसको एनपीडब्ल्यू को निकाल लेते हैं। ये पहला फार्मूला है। दूसरा बेनिफिट कास्ट रेशियो, बेनिफिट कास्ट रेशियो बी आपका है बेनिफिट कास्ट रेशियो। बेनिफिट कास्ट रेशियो से भी इसको निकाल लेते हैं, बेनिफिट कास्ट रेशियो से। इसके बाद IRR, बेनिफिट कास्ट रेशियो से भी इसको निकाल लेते हैं। BCR इक्वल टू समेशन BN आप जान ही चुके हो अपान 1 प्लस R
सीएम भी आप जान चुके हो, बेनिफिट और ये कास्ट। सीएम माने कास्ट, 1 प्लस आर घाटे एल इक्वल टू 0। सॉरी, ये आपका बीएम बेनिफिट कास्ट रेशियो आप ऐसे निकालते हो। ठीक है, आपका बीसीपी रहा। इसके बाद आईआरआर से आप इन तीनों मेथड से आप रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फार्मूलों के रख के अर्थशास्त्री ये निकालते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, वहां से जो रिटर्न होगा वह लैंडिंग एजेंसी को अपना प्रॉफिट से हुए जो रिटर्न कर सकेगा। इन फार्मूलों के रख के आप इनका अध्ययन आगे फार्म मैनेजमेंट या प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में विस्तृत रूप से आप पढ़ोगे। आपको बस इतना ही जानना है कि इन फार्मूलों से क्या क्या निकालना है। आपका रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पहला, दूसरा 3RS है, पहला RS है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दूसरा रीपेमेंट कैपेसिटी, दूसरा आपका रीपेमेंट कैपेसिटी, वापस करने की क्षमता, पुनः वापस पेमेंट करने, जो कर्ज लिया है उसको जो रिटर्न करने की क्षमता, रीपेमेंट कैपेसिटी। इसके लिए भी कुछ फार्मूले बनाए गए हैं। आरसी का मतलब है जो है रीपेमेंट कैपेसिटी का फार्मूला है आपका Y2 माइनस RF प्लस Y1 माइनस RF माइनस X2 माइनस X1 प्लस FE प्लस OL अधिक या बराबर L प्लस I। अब आपका RC क्या है, रीपेमेंट कैपेसिटी। आपका जो Y क्या है, Y1 Y2 आपका इनकम फ्रॉम द सोर्स, अदर सोर्स। Y क्या है आपका, Y इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स, दूसरे संसाधन से भी और कितना इनकम इनके पास आ रहे हैं उस बिजनेस के अलावा भी, उसको हम Y से दर्शाते हैं। उनके पास जितने भी बिजनेस होंगे इस हिसाब से Y2 Y1 या Y3, अगर एक बिजनेस और होगा तो Y3, और आपका FE कितना है, आपका FE क्या है, फैमिली एक्सपेंसेस, परिवार का खर्च कितना है। FE फैमिली एक्सपेंसेस, परिवार का खर्च कितना है। अब आपका OL क्या है, प्लस OL अदर लायबिलिटीज, OL अदर लायबिलिटीज कितनी है, और भी जिम्मेवारियां
करना है वो आपका OL से दर्शाते हैं अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। अब आपका जो है L क्या है, लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट्स कितने इंस्टॉलमेंट्स में देना है, आपका लोन इंस्टॉलमेंट्स क्या है, लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट्स। और आपका I क्या है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। I क्या है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ये आपकी जो सेकेंड 3RS के सेकेंड में रिपेमेंट कैपेसिटी में इतने फार्मूलों के हिसाब से आप इनका परिणाम निकाल लेते हैं कि यह इतनी क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये आपका रिटर्न कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अब आपका थर्ड है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। थर्ड है आपका रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, जोखिम सहन करने की क्षमता। आपका लास्ट है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। रिस्क बेयरिंग एबिलिटी भी जोखिम सहन करने की कितनी क्षमता है, वो सहन करने की क्षमता का तात्पर्य उनके पास अपने संसाधन कितने हैं, पॉलिसी बीमा पॉलिसी क्या है, और उसके अलावा दूसरे और कौन से बिजनेस हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें पर हर ईयर कितने प्रॉफिट है, सारे बिंदुओं को देखते हुए रिस्क बेयरिंग एबिलिटी निकालते हैं। आप स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हो या पढ़ोगे स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता ही होगा या स्टैटिस्टिक्स में बताया जाएगा, xi माइनस x होल स्क्वायर अपॉन l। xi क्या है आपका, हर साल का इनकम और उससे मीन निकालते हुए टोटल जोड़ के जब से भाग कर देके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं आपका जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। इन फार्मूलों से अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए फार्मूलों से 3RS द्वारा क्रेडिट एनालिसिस निकाल लेते हैं कि उनकी रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, पेमेंट कैपेसिटी कितना है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी कितनी है। इनका अध्ययन इसके द्वारा कर लेते हैं। यह क्रेडिट एनालिसिस का पहला बिंदु है। 3RS की जो एंडिंग एजेंसियां बारोवर्स या लेने वाले व्यक्ति से यह जानकारी कर लेते हैं कि वह कर्ज लेने का हकदार है कि नहीं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे 5CS। 5CS अभी आपने अध्ययन किया 3RS का, कल अध्ययन आप करोगे 5CS का। 5CS क्या है? लेंडिंग एजेंसियां कर्ज देने वाले व्यक्ति को 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको कर्ज देती है। पहला कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है। दूसरा कैपेसिटी क्या है। तीसरा कैपिटल, उनके पास अपनी पूंजी क्या है। चौथा कंडीशन क्या है। और पांचवा कॉमन सेंस, उनकी दिमाग की प्रखरता क्या है, वो किस वेग से काम कर सकेंगे, जिसके लिए वो कर्ज ले रहे हैं, वो उनका कॉमन सेंस, उनकी
उनका दिमाग उस पर केंद्रित है, वो कार्य कर सकेंगे कि नहीं, इनका अध्ययन हम कल करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।